तो इटर्नल मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि एमसीयू की बाकी मूवी से थोड़ी डिफरेंट थी। इसकी डिफरेंट होने की वजह ये थी कि इसकी स्टोरी की जो अप्रोच थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी बाकी पिछली एमसीयू मूवीज से। जिस तरह एमसीयू की सारी मूवी एक फास्ट पेस के ऊपर चल रही होती है, एक लाइट टून के ऊपर होती हैं, उसी तरह इटर्नल्स इनसे थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसकी स्टोरी को जो है बहुत ज़्यादा डार्क बनाने की कोशिश की गई है। हमें इस बात का अंदाज़ा यहाँ पे दिया गया है कि ये पूरे के पूरे जो थ्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म के हैं और वो कोई भी छोटे मोटे हीरो से निपटना उसकी आसानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे इटर्नल्स मूवी की जो एंडिंग और उसकी स्टोरी की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इसके अंदर दूर दूर तक भी मल्टीवर्स वाला कोई लोचा नहीं था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल हर मूवी के अंदर, हर सीरीज के अंदर हमें सिर्फ मल्टीवर्स देखने को मिल रहा है और मैं सच कहूँ तो उससे ऑलरेडी पक चुका हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ इटर्नल्स की स्टोरी ब्रेकडाउन और साथ ही साथ इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करते हुए मैं इसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है मैं उनको यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम मूवी की पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके साथ और साथ ही साथ उसके पोस्ट क्रेडिट सीन भी उसी से बहुत ही ज्यादा लिंक्ड हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का जो पूरा का पूरा प्लॉट था, जिसके अराउंड जो है हमारी सारी स्टोरी और इटर्नल्स घूम रहे थे, वो सेलेस्टियल्स और उनका इमर्जेंस था। अब जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में ये बात आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे जो हमने शॉट देखा है वो एक दरअसल सेलेस्टियल सीड का है जिसको इस अर्थ के अंदर बोया जाने वाला है। और मैंने ये बात भी आपसे ऑलरेडी कह दी थी कि ये सारे के सारे विलन्स जो होने वाले इस मूवी के वो खुद सेलेस्टियल्स ही होंगे और इटर्नल्स का उन्हीं से मुकाबला होने वाला है। खैर, हमने एज सॉर्ट उनको मुकाबला करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हमें अंदाजा हो चुका है कि अब उनका आगे उन्हीं से ही मुकाबला होने वाला है। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सेलेस्टियल्स इस मूवी के मेन विलन्स थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सेलेस्टियल और उनके सारे के सारे इस प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमें इस मूवी के अंदर जो है काफी ज्यादा चीजों को चेंज करके दिखाया गया। हमें पहले ऐसा बताया गया कि यहाँ पे जो इटर्नल्स हैं वो एक दूसरे प्लेनेट से आए हैं, यानी कि वो एलियंस हैं और उनका प्लेनेट का नाम ओलंपिया है। और वो बेसिकली यहाँ पे इसीलिए भेजे गए थे क्योंकि अराशिम जज जो कि सेलेस्टियल्स का लीडर है, वो जो है अर्थ के लोगों को बचाना चाहता था डिविएंट पॉपुलेशन से, और इसलिए उसने दूसरे लोगों को यहाँ पे भेज दिया ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे उन्होंने ओलंपियन गॉड्स को और इटर्नल्स को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई सारे मिथोस के जरिए, लेकिन आगे चल के हमें पता है कि ये बात यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाती है और ये लोग कोई ओलंपिया प्लेनेट से नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम एमसीयू के अंदर जो है अपने ओलंपियन गॉड्स को देख सकते हैं और उसका सबसे पहला ओलंपियन गॉड जो हमें नजर आएगा उसकी हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें थॉर लव एंड थंडर में नजर आ सकते हैं, क्योंकि उस मूवी के अंदर ज़्यूस के रोल के लिए रसल क्रो को जो है कास्ट किया गया है। खैर, इसी के बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पे सेलेस्टियल्स का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। सेलेस्टियल्स ही हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जिन्होंने हर एक चीज को बनाया है। उन्होंने लाइफ को क्रिएट किया है, उन्होंने सोलर सिस्टम्स को बनाया है, उन्होंने हमारी अर्थ को बनाया, उन्होंने सारी की सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स इस यूनिवर्स के खुद खड़े किए हैं। और सेलेस्टियल्स को शॉर्ट करके मैं ये समझाना चाहूंगा कि वो एमसीयू के अंदर एक तरह के गार्डनर्स हैं जो कि इंसानों की पॉपुलेशन को आबाद करते हैं और जब सही वक्त हो जाता है, जैसे आपकी जब फसल पक जाती है, जब आपका फल पक चुका होता है तो आप उसको उतार के अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो उसी तरह सेलेस्टियल्स जो है वो इंसानों को और दूसरी स्पीशीज को प्लेनेट्स के ऊपर बसाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और जब वो बहुत ज्यादा इनफ हो जाती है तो उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करके उनको खत्म कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो उनका पूरा का पूरा काम जो है वो ईविल नहीं है, बस उसकी जो स्कीम है वो इतनी ज्यादा ग्रैंड है कि हम जैसे छोटे ह्यूमंस के लिए समझना उसको मुश्किल है और हम उसको ईविल समझ बैठते हैं। तो इसी तरह में यहाँ पे अरेशिम द जज ने ये भी बताया कि किस तरह से एक सेलेस्टियल सीड को उसने हर एक प्लेनेट के अंदर छोड़ा हुआ है और एक वक्त आने के बाद जब वो सेलेस्टियल को वो सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जीज मिलना शुरू हो जाती हैं जो कि इंसानों की बॉडी से इमिट हो रही होती है, जो उस प्लेनेट के ऊपर लोग रह रहे होते हैं वो उससे ही फीड कर रहा होता है। तो काफी मिलियंस का ये प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके एक सेलेस्टियल जो है वो एक प्लेनेट के अंदर से इमर्ज होता है और इसी इवेंट को कहा जाता है इमर्जेंस। तो सच कहूं तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने नहीं सोचा था कि एमसीयू की मूवी में हमें इतने बड़े स्केल के ऊपर सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि अरेशिम द जज की यहाँ पे जो वॉइस थी, उसका जो भरम था, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डाल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वाकई में हम किसी सेलेस्टियल, किसी गॉड बीइंग से बात कर रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब सरसी यहाँ पे एजेक के मरने के बाद लीडर बन चुकी होती है तो अरेशिम उसको ये भी बताता है कि दरअसल जो इटर्नल्स हैं वो ओलंपिया वगैरह से नहीं आए हैं बल्कि उसने ही उनको बनाया है। और वो ये भी बताता है साथ साथ कि जो डिविएंट्स हैं उसको भी उन्होंने ही बनाया था और बताता है कि बेसिकली इमर्जेंस का मकसद ये होता है कि एक सेलेस्टियल को जो है वो उस प्लेनेट के ऊपर रह सके जहाँ पे इंसान या दूसरे ह्यूमन बीइंग्स या एलियंस मौजूद हैं। लेकिन अब जैसा कि हमें पता है कि अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले डायनासोर्स मौजूद थे और उस टाइम पे डायनासोर जो है वो बहुत ज्यादा खूंखार थे और वो सारे ह्यूमंस को मार दिया करते थे। इस तरह जो इमर्जेंस का प्रोसेस था वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था और ना होने के बराबर हो चुका था, क्योंकि अगर कोई ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे प्लेनेट के ऊपर तो इमर्जेंस होगा नहीं और वो सेलेस्टियल टाइमर जो है वो निकलेगा नहीं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बार जो अरेशिम होता है वो डिविएंट्स को क्रिएट करता है और उस प्लेनेट के ऊपर भेजता है सिर्फ डायनासोर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन इसके पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर एक एरर होता है और वो जो डिविएंट्स होते हैं वो खुद अपने अंदर इवॉल्व होना शुरू हो चुके होते हैं और सेल्फ सेंटिएंट हो जाते हैं
और इस तरह वो सिर्फ डायनासोर्स को मारने के बाद रुकते नहीं बल्कि इंसानों को मारना भी शुरू कर देते हैं। मतलब आप जो करना चाह रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है और आप उस गलती को सुधारने के लिए एक नई गलती कर रहे हो, यानी कि उसके बाद वो इटर्नल्स बनाते हैं। अब इटर्नल्स को एक तरह का रोबोट बनाते हैं कि वो उनके कहने के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। और इसी तरह हमने थ्रू आउट द मूवी देखा कि किस तरह से एजेक हमें बताती है कि वो पिछले कई मिलियन ऑफ ईयर्स अगो से अरशिम के सारे कमांड्स को फॉलो करते हुए पिछले कई प्लैनेट्स को इस तरह से बर्बाद कर चुकी है, लेकिन अब वो जो है अर्थ के ऊपर आने के बाद बदल चुकी है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड फॉर्जर नाम की जगह होती है जहाँ पे अरशिम अपने सारे के सारे ये गंदे काले काले एक्सपेरिमेंट्स करता है और सारे के सारे इटर्नल डिविएंट वगैरह को सबको यही बनाता है। और वो बताता है कि किस तरह से इमरजेंस होने के बाद इटर्नल्स को वापसी ले जाया जाता है और उनकी मेमोरीज को दोबारा से वाइप आउट करके उनको नए प्लेनेट के ऊपर भेजा जाता है और उनको ये सब कुछ दोबारा से फील हो रहा होता है। और यही वजह थी कि हमने मूवी के अंदर थीना के कैरेक्टर को इतना कंफ्यूज देखा, उतना हॉरिफाइड देखा, क्योंकि उसके दिमाग की जो मेमोरीज थी वो अरशिम सही तरीके से मिटा नहीं पाए थे और उसके फ्लैशबैक्स उसको नजर आते थे कि सब मर जाएंगे और इसलिए दूसरे इटर्नल उसको पागल समझ बैठे थे। तो इसी के बाद हम चलते अपनी मूवी की एंडिंग की तरफ, जहां पे हमने देखा कि बेसिकली हमें ये बात पता चल चुकी होती है कि प्लेनेट के अंदर जो सेलेस्टियल है उसका नाम टायमथ है। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स के अंदर टायमथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल है जिसका नाम होता है ड्रीमिंग सेलेस्टियल। ये वो सेलेस्टियल होता है जिसको अर्थ के अंदर जो है दूसरे सेलेस्टियल छुपा के चले जाते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये सेलेस्टियल इंसानों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, इसके अंदर फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ये दूसरे सेलेस्टियल्स को यही कहता है कि तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इंसानों को मिटाने के, उनको कल्टीवेट करने के, ये गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए और रुकना चाहिए। तो इसी वजह से दूसरे सेलेस्टियल इसको यहाँ पे जमीन के अंदर दफना के चले जाते हैं, एक तरह से मार देते हैं। लेकिन लेटर ऑन स्प्राइट जो होती है सेलेस्टियल को ऑन कर देती है और उसके बाद ये सेलेस्टियल जो है इटर्नल्स का साथ भी देता है। तो बेसिकली देखा जाए तो टाइमथ जो है कॉमिक्स के अंदर भी एक अच्छा सेलेस्टियल है और इसने इटर्नल्स और इंसानों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस भी किया है। और इस मूवी के अंदर भी हमने कुछ इसी तरीके से देखा कि टाइमथ जो है इन दी एंड वो उनके यूनिमाइंड को बनाने के अंदर उनकी मदद करता है, जिसके जरिए सर्सी उस पूरे के पूरे सेलेस्टियल को कन्वर्ट करके एक बेजान चीज के अंदर बदल देती है। अब ये चीज मेरे लिए देखना काफी ज्यादा कूल थी कि हमने यहाँ पर सर्सी की जो पावर लेवल्स को देखा है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। मेरे ख्याल से अब सर्सी जो है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा मैक्सिमॉफ जैसी सुपर पावर्ड हाउसेस के अंदर जो है शामिल हो चुकी है। लेकिन इस बात को नोट करना होगा कि सर्सी यहाँ पे इतना पावरफुल हो पाई थी सिर्फ यूनिमाइंड बनने के बाद। तो यूनिमाइंड जो होती है बेसिकली वो कॉमिक से ही लिया गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स मिलके एक इटर्नल को सारी की पावर्स दे देते हैं और वो एक फैसला करते हैं। इस मूवी के एंड में हमने देखा कि इटर्नल्स ने मिलके जो कि आपस में लड़ भी रहे थे, इन दी एंड उन्होंने टाइमथ को रोक दिया। वहीं पे इकरिस जो होता है हमें पता चलता है कि उस एक तरह से इस मूवी का छोटा सा विलन भी होता है क्योंकि वो अरशिम को बहुत ज्यादा मानता है, वो उसको अपना अब्बू मानता है और उसके छोटे अब्बू पैदा होने वाले थे और वो पैदा ना हो पाए तो उसका दिल टूट गया। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से रोता हुआ सॉरी करता है सर्सी को और सीधा आसमान की तरफ उड़ता हुआ सूरज के अंदर चले जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ से शायद उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन मेरे लिए मानना आसान नहीं है क्योंकि इकरिस वो बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल कैरेक्टर है। हमने देखा कि किस तरह से सारे के सारे इटर्नल्स को भी उसको पेलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हो रही थी और चाहे उसने थोड़ी देर के लिए मूवी में हमसे लड़ाई ही क्यों ना की गई हो, लेकिन मेरी नजर में इकरिस एक हीरो है और वो अपने सिर्फ गॉड को मान रहा था, अपने बिलीव्स को मान रहा था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह किंगो ने भी अपने बिलीव्स को माना लेकिन उसने लड़ने का फैसला ना करा, लेकिन इकरिस वो अरशिम को बहुत ज्यादा मानता है इसीलिए वो अपने फेलो इटर्नल से लड़ा। लेकिन मेरी नजर में इकरिस अभी भी एक हीरो है और अगर उन्होंने उसको इस तरह से मार दिया तो मेरे हिसाब से ये बहुत अनडिजर्विंग मौत है उसके लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इकरिस को हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं। इसी के बाद हम दूसरी तरफ देखा कि स्प्राइट जो होती है बेसिकली सर्सी अब जैसा कि यूनिमाइंड बन चुकी थी तो वो बेसिकली इंसानों के डीएनए के साथ या इटर्नल्स के डीएनए को बदल सकती है और वो बेसिकली स्प्राइट को एक आम इंसान बना देती है, उसकी इटर्नल्स वाली सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब स्प्राइट जो है वो चेंज हो सकती है, आगे बड़ी हो सकती है और अपनी फैमिली बना सकती है। अब ये चीज बहुत ज्यादा लॉजिकली करेक्ट भी नजर आ रही है क्योंकि स्प्राइट का जो कैरेक्टर है वो एक बच्ची का है। अब अगर इटर्नल्स का अगला पार्ट 4 साल बाद या 5 साल बाद आता है तो तब तक स्प्राइट की जो एक्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी और वो चीज वो नहीं दिखा पाएंगे जो इस वक्त दिखा रहे हैं और वो पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा स्प्राइट का क्योंकि वो हमेशा से एक जैसी ही दिखती है। तो इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे ह्यूमन बना के उसका काम साइड पे कर दिया। इसी तरह बाकी जो 3 इटर्नल्स होते हैं जिसमें थीन एंड ड्र्यूक और मकारी वो डोमो स्पेसशिप को लेकर स्पेस के अंदर निकल पड़ते हैं और जैसा कि उनको बताया गया था कि पूरी की पूरी गैलेक्सी के अंदर और भी इटर्नल्स मौजूद हैं जो किसी तरह अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर मौजूद हैं। तो अब इनका मिशन ये है कि उन इटर्नल्स को भी ये सच्चाई बताएंगे कि सेलेस्टियल्स क्या करते हैं उनके साथ, किस तरह से उनकी मेमोरीज को वाइप करके उनको सिर्फ यादों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहीं अर्थ के ऊपर हमने देखा कि फेस्टोस अभी भी अपनी फैमिली के साथ ही रह रहा है। इसी तरह देखते हैं कि सर्सी यहाँ पे बेसिकली डेन विटमैन के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली डेन विटमैन अपना वो सीक्रेट बता रहा होता है और बता रहा था कि किस तरह से उसकी फैमिली के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ सीक्रेट हैं जो उसको बताना चाहता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पे एक जबरदस्त किस्म की शॉक वेव पैदा होती है और आसमान के ऊपर हमें वहां पे 6 हेडलाइट्स नजर आती हैं। मतलब वहां पे हम देखते हैं कि अरशिम द जज अब वो खुद यहाँ पे पहुंच चुका है अर्थ के ऊपर और सर्सी को अपनी तरफ बुला लेता है। सर्सी के साथ साथ वो यहाँ पे किंग और फेस्टोस को भी लेकर आता है और सर्सी से वो कहता है कि तुमने बेसिकली इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टियल्स को कुर्बान कर दिया है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि एक सेलेस्टियल बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर पैदा होता है और वो पैदा होने के इतना ज्यादा करीब था और तब जाके सर्सी ने उसको कुर्बान कर दिया। तो ये बात अरशिम के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक है। और यहीं सब देखते हैं कि बेसिकली अरशिम जो होता है वो एक पोर्टल खोलता है यानी कि पूरा का पूरा ब्लैक होल और उसके अंदर अपने साथ इटर्नल्स को ले जाता है यानी कि सर्सी, किंगो और फेस्टोस को। और हम देखते हैं कि इस तरह वो यहाँ पे ये भी बताता है कि किस तरीके से वो इनकी मेमोरीज को देखने वाला है जो उन्होंने अर्थ के ऊपर गुजारी है
और तब जाके वो इस बात का फैसला करेगा कि अर्थ को बख्शना चाहिए कि नहीं बख्शना चाहिए, और फिर आने के बाद वो अपनी जजमेंट सुनाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बताना चलूं कि अरशिम का जो काम है कॉमिक्स के अंदर वो बिल्कुल यही होता है। इसका जो पूरा नाम होता है कॉमिक्स में वो अरशिम द जज होता है, और बेसिकली ये किसी भी प्लेनेट के ऊपर आके उसको जज करता है कि उन्होंने जो यहाँ पे काम करा है, जो एक्सपेरिमेंट करा है इंसानों का, डिविएंट्स का, इटर्नल्स का, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर इनकेस वो सारी की सारी चीजें सही तरीके से काम नहीं कर रही होती तो वहां पे अरशिम जो है वो अपनी जजमेंट पास करता है और दूसरा सेलेस्टियल आके उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी इस पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म कर देता है। तो इसी तरह में यहाँ से इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि अब आगे जाके जो हमारा सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है एमसीयू का, वो सेलेस्टियल्स ही होने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद हम फौरन एंड क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे मैं बात करना चाहूंगा अपने सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहां देखते हैं कि बेसिकली थीना, मकारी और ड्यूक जो है वो स्पेस के अंदर निकल पड़े हैं अपने नए प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन अब वो उस बात से परेशान है कि अर्थ के ऊपर उनका कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है सरसी वगैरह से, और ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहां से डिसअपियर हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो ये सारी की सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरशिम वहां पे आके उनको ले जा चुका है, और थीना इस बात को फील कर लेती है और कहती है कि लगता है कि अब हमें वापसी अर्थ के ऊपर जाना होगा। अरशिम वहां पे पहुंच चुका है, वो लोग किसी मुसीबत के अंदर हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि उनको जहाज के अंदर कोई चीज फील होती है, और हम देखते हैं कि वहां से एक पोर्टल खुलता है और अजीब सा छोटा सा बोना सा आदमी निकलता है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है पिप के नाम से। अब मैं आपको बताना चलूं कि कॉमिक्स के अंदर पिप द ट्रॉल नाम का एक कैरेक्टर मौजूद है जो कि बिल्कुल इसी तरीके का दिखता है। इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स मौजूद होती हैं और ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी रह चुका है जो पुरानी वाली हुआ करती थी, और इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी इसका अच्छा खासा टाइम बीत चुका है क्योंकि इसके बाद जो टेलीपोर्टेशन की पावर आती है वो स्पेस स्टोन की वजह से आती है। और जो एडम वॉरलॉक जिसको अभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर हम देखने वाले हैं, ये उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और हमेशा में उसी के साथ ज्यादातर नजर आता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली पिप यहाँ पे आता है और वो एक लंबी चौड़ी से अनाउंसमेंट करके एक और पोर्टल खोलता है जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, और हमें बताया जा रहा होता है कि उस आदमी के इंट्रोडक्शन देते हुए कि ये जो है बेसिकली प्रिंस ऑफ टाइटन है, ब्रदर ऑफ थेनोस है, और इसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों को मार दिया है, अलग अलग कांड किए हैं, और एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। और हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे सामने यहाँ पे आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि हैरी स्टाइल्स होते हैं। अब मैं उस वक्त नहीं जानता था कि हैरी स्टाइल्स कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है क्योंकि मैं वन डायरेक्शन का फैन नहीं हूँ, लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर जब लड़कियां चीख रही थी तो मैं समझ ही गया था कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ गई है। लेकिन खैर हमें उनके ऊपर नजर नहीं देनी बल्कि उनके उस कैरेक्टर के ऊपर देनी है जो कि वो यहाँ प्ले कर रहे हैं, और वो यहाँ पे एरोस का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि कॉमिक्स से थेनोस के ब्रदर हैं। तो एरोस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं ये भी आपको बता चलूं कि कॉमिक्स के अंदर थेनोस का एक भाई मौजूद है जो कि उससे बड़ा होता है, जिसका नाम एरोस होता है। अब ये आप देख के कंफ्यूज नहीं होगा कि कहाँ थेनोस, खुड्डी लाल और ये इतना खूबसूरत इंसान जिसको देखते ही लड़कियां यहाँ पे चिल्लाना शुरू हो गई हैं। तो दरअसल कॉमिक्स के अंदर होता कुछ इस तरह से कि ये दोनों ही इटर्नल्स होते हैं, लेकिन थेनोस के अंदर जो है एक डिविएंट जीन मौजूद होता है, और उस डिविएंट जीन होने की वजह से ही वो इतना ज्यादा खतरनाक दिखता है। लेकिन उसके बाद सारी इटर्नल्स की शक्तियां, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना वगैरह सब कुछ मौजूद होता है, सिर्फ उसके लुक्स जो हैं वो उसकी डिविएंट जीन्स की वजह से खराब हो चुके होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये बता रहा है बेसिकली एरोस के वो जो है यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आया है, और वो जानता है कि सरसी वगैरह को यहाँ पे ले जाया गया है रशिम के जरिए, और वो ये भी जानता है कि उसको कहाँ ले जाया गया है, और वो बेसिकली इनकी मदद करने के लिए आया है दूसरे इटर्नल्स को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हैरी स्टाइल्स के हाथ में सेम उसी तरह का एक स्फीयर मौजूद होता है जो कि इटर्नल प्राइम के पास होता है, जो कि पहले एजेक के पास था और फिर एजेक ने वो सरसी को पास किया था। तो इससे बात हमारे पास ये सामने आती है कि बेसिकली यहाँ पे एरोस जो है वो भी एक इटर्नल है, और उससे बड़ी बात जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि अगर एरोस इटर्नल है तो इसका मतलब ये है कि थेनोस भी इटर्नल था। और अगर अब हम इन सारी चीजों को कनेक्ट करना शुरू करें तो उसका मकसद ये कि थेनोस जो था वो एक हीरो था, विलन नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमने मूवी के अंदर कहते हुए सुना एजेक को कि जब थेनोस ने 5 साल पहले चुटकी बजाई तो आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई, और इमरजेंस का जो प्रोसेस था वो वहां पर डिले हो गया, वो स्लो हो गया क्योंकि एकदम से आधे ह्यूमन चले गए और उनकी जो एनर्जी वो ले रहा था वो ना ले पा रहा था। तो एक तरह से ये प्रोसेस डिले हो गया था, लेकिन 5 साल बाद ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स हो गया और एकदम से शुरू हो गया जब वो सारे के सारे लोग वापसी आए। तो अगर आप अंदाजा लगा के ये देखें तो हो सकता है कि यहाँ पे जो थेनोस है वो एक इटर्नल था, और उसको भी इस बारे में पता चल चुका था कि सेलेस्टियल जो है वो बेसिकली अलग अलग तरीके से अपने आप को इमर्ज करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। और इसलिए शायद थेनोस हर एक प्लेनेट पे जाके उसकी आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता था, और इसीलिए वो इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ रहा था ताकि वो ये सब जल्द से जल्द और एक साथ कर सके। और इसी जैसे जब आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती यूनिवर्स की तो सेलेस्टियल का जो इमरजेंस है वो बहुत ही ज्यादा डिले हो जाता, मतलब वो 50% डिले हो चुका होता। अगर सेलेस्टियल 1 मिलियन ईयर्स अगो में पैदा हो रहा था तो वो 2 बिलियन में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से थेनोस जो है वो एमसीयू का विलन था जिसको हम अब तक गलत समझ रहे थे। वो सारे के सारे सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जो तरीका था वो बहुत ज्यादा वायलेंट था जिसको हम अब तक समझ नहीं पाए। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है एरोस उसको भी पता चल चुका है कि सेलेस्टियल्स क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वो अब इनकी यहाँ पे मदद करने के लिए आया है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एरोस जो है वो सेलेस्टियल अरशिम को नहीं बल्कि किसी और सेलेस्टियल को रिपोर्ट करता हो और वो सेलेस्टियल अरशिम के खिलाफ हो गया हो, और इसीलिए यहाँ पे एरोस जो वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है और खुलेआम यहाँ पे दूसरे इटर्नल्स को रिक्रूट करने के लिए घूम रहा है। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन जितना पहली बार में देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब आपको वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा होगा क्योंकि यहाँ से हमें थेनोस का जबरदस्त किस्म का कनेक्शन मिला है।
तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ से ये पोस्ट क्रेडिट सीन अब कहाँ कनेक्ट हो सकता है फ्यूचर के अंदर। अभी के लिए कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर ज्यादा नजर आ रही है और थॉर लव एंड थंडर के अंदर, क्योंकि ये दोनों मूवीज कॉस्मिक साइड पे होने वाली है और ये सारी की सारी चीजें कॉस्मिक तरफ चल रही हैं। यहाँ पे मल्टीवर्स का दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर तो सवाल पैदा होता ही नहीं है और ये बहुत अच्छी बात भी है। इसी के बाद अगर हम अपने दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन पर जाएं तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे किट हैरिंगटन का कैरेक्टर यानी डेन विटमैन वो अपने कमरे के अंदर मौजूद और वो अपने जिस फैमिली सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली उसको वो खोल के देखना चाह रहे हैं। वो बेसिकली एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है जिसके ऊपर एक रेवन का जो है एम्बलम बना हुआ है और उसको खोल के देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसा कि अब डेन विटमैन अब जैसे कि डेन की जो है बच्ची उनको छोड़ के चले गई है, उसको सेलेस्टियल उठा के ले गया है, तो उसने सोचा कि यार अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, मैं इसको देख ही लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। और हम देखते हैं कि जब उसको खोलते हैं बॉक्स को तो उसके अंदर एक जबरदस्त किस्म की तलवार मौजूद होती है, जिसको आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एबनी ब्लेड है। और हम देखते हैं कि बेसिकली उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है उस बॉक्स के ऊपर कि डेथ इज योर रिवॉर्ड। और हमें यहाँ से सारी की सारी बातें पता चल रही हैं कि ये तलवार जो है बहुत ज्यादा डार्क किस्म की है, क्योंकि जब डेन उसके करीब जाते हैं तो वो तलवार बेसिकली मूव होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक तरह की सिम्बियोट लगी हुई है और वो उनसे रिएक्ट कर रही होती है उनकी उंगली के जरिए। लेकिन इससे पहले डेन विटमैन उस तलवार को छू सकें या उसको पकड़ सकें, हम देखते हैं कि वहीं पीछे से एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो कि उनको पूछती है क्या आप इस बारे में श्योर हैं कि आप ये करना चाहते हैं, और मूवी वहीं पे कट हो जाती है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ये आवाज किसकी थी। तो सबसे पहले मेरे और मेरे दोस्तों ने तो यही सोचा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज ही हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की इस तरह से आदत है कहीं पे भी आ जाने की और अचानक इस तरह से लोगों को वॉर्न करने की। लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर ने इस बात को कंफर्म करा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि ये एक फ्यूचर कैरेक्टर होने वाले एमसीयू के जो कि ब्लेड होने वाले हैं, जिसका रोल यहाँ पे महर्षा अली प्ले करेंगे। तो ब्लेड की मूवी जो है बहुत टाइम पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, जब इटरनल्स मूवी को अनाउंस किया गया तो उसी के साथ ही, और अभी तक इसकी रिलीज डेट कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ब्लेड जो होने वाला है एमसीयू के अंदर एक हाफ वैम्पायर होने वाला है और उसको डे वॉकर के नाम से भी जाना जाता है कॉमिक्स के अंदर, जो कि वैम्पायर्स का हंट करता है। और हमने देखा कि कॉमिक्स के अंदर ब्लेड और डेन विटमैन जो है कुछ टाइम के लिए एक साथ एक टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी किए हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेन विटमैन की जो स्टोरी अब कंटिन्यू होगी वो यहाँ पे जो है सीधा सीधा ब्लेड मूवी के अंदर जाके कंटिन्यू होगी। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इटरनल्स मूवी भी एक लंबी मूवी थी जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल्स मौजूद थी। अभी भी इस मूवी की काफी सारे डिटेल्स है जिसके ऊपर मैं बात आपके साथ करना चाहूंगा, खासकर थेनोस के बारे में, एक सेलेस्टियल्स के बारे में, ये वर्ल्ड फॉर्जर जो हमें दिखाया गया, इटरनल्स डिविएंट्स की जो हमें क्रिएशन दिखाई गई है, इसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करता ही रहूंगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन मेरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ चुका है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो फौरन से बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इटरनल्स के टॉपिक में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने चैनल के ऊपर काफी ज्यादा कॉमिक्स को शेयर कर चुका हूं इटरनल्स के, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब जब यहाँ तक आ ही गया हो तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जब मैं चैनल और कॉमिक्स के हवाले से अपडेट शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।